24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट जिसका नाम कंचनजंगा था, वो बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रही थी। फ्लाइट में 117 लोग सफर कर रहे थे। तभी स्विट्जरलैंड की एल्प्स माउंटेन रेंज में प्लेन क्रैश हो जाता है और फ्लाइट में मौजूद सारे 117 लोग मारे जाते हैं। यह घटना हमारे देश के लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं थी। इसलिए नहीं कि फ्लाइट में मौजूद सारे के सारे लोग मारे गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उस फ्लाइट में एक इंडियन मौजूद था। एक ऐसा इंडियन जिसने इंडिया को विश्व मंच पर सुपर पावर बनाने की नींव रखी थी। आज जिस न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी पर हम गर्व करते हैं ना, अगर ये शख्स नहीं होते तो शायद यह टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं मिलती। दोस्तों, दुनिया में एक समझ है कि कोई अगर अमीर परिवार में जन्म लेता है तो उसे किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। देखो, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हर किसी के एम गोल अलग अलग होते हैं। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कभी कभी एम पूरा करने के लिए उसकी दौलत भी काम नहीं आती और ना ही किसी तरह का कनेक्शन। हमारे आज के कहानी के हीरो का जन्म भी एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। ना सिर्फ वो अमीर थे, बल्कि उनके घराने की काफी शोहरत थी। टाटा परिवार उनके खास रिलेटिव्स थे। इसलिए जब वो पढ़ाई करने के लिए निकले तब उन पर घर का प्रेशर था कि उन्हें सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी है और टाटा में ज्वाइन होना है। लेकिन हमारे हीरो को इसमें खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो फिजिक्स में खासी रुचि थी, मगर कुछ समय तक अपने सपनों का गला घोटकर उन्हें इंजीनियरिंग करनी ही पड़ी। मगर आखिर में उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में कदम रख ही दिया। उनके कई एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे भी थे जिनके जरिए आगे चल के काफी सारे वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई और यह सभी एक्सपेरिमेंट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किए थे और वो तब तक करते रहे जब तक कि साल 1939 नहीं आया, क्योंकि इसी साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजा। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब अपनी मातृभूमि वापस आ जाएंगे। वो वापस आए और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी अपने देश और देश की जरूरतमंद जनता की भलाई में लगा दी। उन्होंने मरते दम तक देश को ताकतवर बनाने की दिशा में काम किया। आज के समय हमारा देश दोनों दिशाओं में दुश्मनों से घिरा हुआ है। हर साल दोनों ही देश हमारी बॉर्डर पर कुछ न कुछ नापाक हरकत करते रहते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी हम पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश भी नहीं करते। चलो मान लिया कि पाकिस्तान कहीं न कहीं हमसे बहुत ज्यादा कमजोर है, मगर चाइना का क्या? चाइना तो हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। और तो और चाइना के पास इतने ज्यादा एडवांस वेपन्स है जिससे वो हमारे ऊपर अटैक करके अरुणाचल प्रदेश को हमसे हथिया सकता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। मगर क्यों? वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जब जब चाइना ने हम पर अटैक करने की कोशिश की है तब तब वो मुंह के बल गिरा है, और दूसरी ओर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया का यह वो ब्रह्मास्त्र है जिससे चाइना तो छोड़िए, पूरी दुनिया ही घबराती है। इस ब्रह्मास्त्र को उसी महान शख्सियत ने देश के लिए बनाया जिसने अपना कार्य तो कार्य अपनी जान तक देश के लिए न्यौछावर कर दी। हमें आजाद हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, बावजूद इसके हमारे होनहार साइंटिस्ट्स की बदौलत हमने सबसे कमजोर से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची तक का सफर बहुत ही कम समय में तय किया है। इस दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनको सोच पाना तक नामुमकिन सा लगता है। रॉकेट जैसे प्रोजेक्ट को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाके सक्सेसफुल बनाना कभी आपने सपने में भी सोचा है? नहीं ना। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपने दिल में बसे देश प्रेम के लिए इतने कम रिसोर्सेज में भी इतना कुछ करके दिखाया। जब देश को आजादी मिली थी तब हमारे देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देशों में की जाती थी। उस समय अगर देश को तेजी से आगे बढ़ाना था तो देश में कम दाम और कम लागत में इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराने की जरूरत थी। इसका सबसे आसान रास्ता था न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत कम रिसोर्सेज में भी बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जा सकता था। और यही सेम थॉट हमारे एक बेहद ही विजनरी साइंटिस्ट के दिमाग में आया। वो कभी नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जाए। उनका तो बस एक ही मोटो था कि गरीब लोगों का भला होना चाहिए। उनका सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे इस देश में जन्मा कोई भी इंसान कम से कम 2 वक्त का खाना, शिक्षा और हेल्थ जैसी बेसिक जरूरतों के लिए किसी का मोहताज ना हो। उनका विजन क्लियर था, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की सख्त जरूरत है। इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को ऐसे ही अच्छे कामों के लिए देश में डेवलप किया। उनका सपना कहीं न कहीं साकार होता दिखाई दे रहा था। लेकिन 1962 में चाइना के हमले ने एक सोते शेर को जगा दिया। एक न्यूक्लियर बॉम्ब के सख्त खिलाफ खड़े हुए आदमी को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, हमारे हीरो ने इस हमले के जवाब में इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बना के इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा ने हमारे देश की राजनीति को तो हिला ही दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन देशों समेत अमेरिका में भी इस बात ने हड़कंप मचा दिया। बड़े बड़े देश खुफिया मीटिंग्स कंडक्ट करने लगे, क्योंकि उनको चिंता सताने लगी थी कि अगर इंडिया जैसे देश ने न्यूक्लियर वेपन बना दिए तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ऐसे देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। सैकड़ों लोगों को अगर मारना भी पड़े तो ये लोग पीछे नहीं हटते। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जब हमारे देश के इस महान सपूत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की घोषणा की थी
उसके अगले 3 महीने बाद ही उसकी एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि साल दर साल ऐसे तो कई प्लेन क्रैश होते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली कई बार लोग मारे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यह प्लेन क्रैश तब हुआ जब हमारा यह सपूत इंडिया को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने की दिशा में काम कर रहा था। जब उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने की घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था कि वो आने वाले सिर्फ 18 महीनों में ही देश के लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार कर देंगे। इतने कम समय में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की घोषणा ने उनको हिला दिया था। इसलिए यह प्लेन क्रैश कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि हमारे इस महान वैज्ञानिक को मारने की साजिश थी। बाहरी ताकतों को इससे कोई मतलब नहीं था कि उस प्लेन में 100 लोग बैठे हैं या 1000। उन्हें तो बस उस एक शख्स को मार गिराना है ताकि उन्हें चुनौती देने के लिए कोई दूसरा उभर ना सके, और इसके लिए चाहे हजारों लोग ही क्यों ना मारे जाएं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पुख्ता तौर पर कहा तो नहीं जा सकता कि बाहरी ताकतों ने इस देशभक्त की जान ली थी या नहीं, लेकिन काफी सारे सबूत इसी की ओर इशारा करते हैं। खैर वजह कुछ भी हो, मगर वो जिंदा रहते हुए इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा होते ना देख सके, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में भी उनके द्वारा बताई गई डायरेक्शन पर चल के हमारे देश ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। न सिर्फ इन्होंने न्यूक्लियर वेपन से देश के चारों ओर ऐसी दीवार बनाई जिसको दुनिया का कोई माइकल हाल भेद नहीं सकता, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया और देश के हर कोने तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इन्होंने देश के भविष्य यानी कि युवाओं के लिए ऐसे ऐसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरीज स्थापित की जिनमें पढ़ के आज की भारतीय युवा पीढ़ी विश्व पटल पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने अपने बारे में एक बात कही थी, मेरी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ए या बी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी सफलता वही होगी जो मैं अपने काम से बनाऊंगा। उन्होंने भले ही यह बात खुद के लिए कही थी, मगर उन्हें इनडायरेक्टली देश के युवा पीढ़ी को बताना था कि अगर लोग तुम्हारे अचीवमेंट्स को एक सक्सेस की तरह देखते हैं मगर तुम खुश नहीं हो तो वो तुम्हारा सक्सेस नहीं है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे काम ने 4 लोगों की जिंदगी में उजाला लाया है और तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन यानी कि संतोष मिलेगा, तब वो तुम्हारी असली सक्सेस होगी। इसीलिए आजू बाजू के लोगों पर ध्यान मत दो, अपने काम की ओर अग्रसर रहो जब तक कि तुम्हें उससे कोई किक नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। दोस्तों अब तक तो आप में से ज्यादातर लोगों ने आज की कहानी के हीरो को गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि इन्होंने जो किया, इनके जो थॉट्स थे, ऐसे थॉट्स दुनिया में किसी के नहीं थे। दोस्तों देश को डिफेंस की फील्ड में ताकतवर बनाना और देश की जरूरतमंद जनता की भलाई करके देश को आगे बढ़ाना, एक साथ ऐसे 2 महान विचार तो कोई साधारण इंसान नहीं सोच सकता। जी हाँ, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये तो अमीर होके भी गरीबों की चिंता करने वाले बड़े दिल वाले इंसान थे। ये कहानी थी अपने काम और अपने विचारों से प्रेरित करने वाले एक सच्चे देशभक्त डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। दोस्तों आज की इस कहानी में मैंने आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया। इसका कारण है कि मुझे डॉक्टर होमी जे भाभा के विचारों को आप तक पहुंचाना था, ताकि आप भी उनके विचार और कामों से प्रेरित होकर अपने जीवन को अपने नजरिए से देख सके, न कि दूसरों के नजरिए से। अगर आपको भी डॉक्टर भाभा की कहानी ने इंस्पायर किया हो तो अपने विचार और थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके विचारों को जरूर पढ़ना चाहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।